बहुत ही आदर और सम्मान के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के अध्यक्ष, पूर्व में रहे विधायक चौधरी रामपुर कुंडू जी, पार्टी के युवा के जिला के अध्यक्ष भाई प्रदीप नैन जी, हल्का के अध्यक्ष भाई अंग्रेज नैन जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग धमतान सभा 24 के प्रधान डॉक्टर प्रीतम पाल जी, पूर्व में रहे प्रधान कृष्ण उर्फ गोदू जी, गांव के प्रधान भाई दलवारा नैन जी, कुलदीप नैन जी, गांव के भाई श्री सुनील नैन जी, राकेश नैन जी, चौधरी बलबीर नैन प्रधान जी, राजीव नैन जी, मास्टर किशन सिंह जी, बलवान सिंह जी, गांव के सरपंच चौधरी चांदीराम नैन जी, मेरे साथ में आए हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, महिला की प्रदेश की प्रधान एंड श्रीमती सुमित्रा देवी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने साथी आपके बीच में बोल करके गए, उन्होंने आपके सामने सारी बातें बहुत विस्तार के साथ रखी। इस एक वर्ष में देश के किस किस्म के हालात रहे, इस पिछले एक वर्ष में हरियाणा प्रदेश में हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, किस किस्म के हालात इस प्रदेश के रहे, सारी बातों पे बहुत खुल करके चर्चा की गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश में सत्ता में आने से पहले कैसे किसान की हमदर्दी ली जाए, कैसे किसान का वोट हासिल किया जाए, इसके लिए किसानों के साथ 3 बड़े वायदे किए थे। वायदा किया था और कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता में आई तो किसान के ऊपर जो कर्जा है उस कर्जे को माफ करने का काम करेंगे। वायदा किया था किसान के साथ कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। जहां स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे वहीं किसान की फसल का जो लागत मूल्य होगा उससे 50% ज्यादा देकर के किसान का मान सम्मान बढ़ाएंगे। लोगों को भरोसा हुआ, उम्मीद हुई, देश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी। सत्ता सौंपने के बाद जहां देश के प्रधानमंत्री को अपने वायदे पूरे करने चाहिए थे, वायदे पूरे करने की बजाय इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर जब कोरोना की महामारी ने कदम रखा, कोरोना के भय की वजह से दुनिया के लोग जो है जहां अपने आप में सहमे हुए थे, डरे हुए थे, वहीं हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे किसान को उसकी जमीन से बेदखल किया जाए, कैसे किसान की जमीन को लेकर के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके हाथों में सौंप दी जाए, उसके लिए योजना बनाने में लगे हुए थे। हम तो उम्मीद ये करते थे इस कोरोना की महामारी से कैसे इस देश को बचाया जाए, उसके लिए देश का प्रधानमंत्री कोई अच्छी योजना बनाने का काम करेगा।
हम तो ये मान के चलते थे कि इस कोरोना की महामारी में जहां सारा देश बंद हो गया, जहां कारखाने बंद हो गए, स्कूल और कॉलेज बंद हो गए, जहां इस देश के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए, लॉकडाउन के दौरान इस किस्म के हालात थे कि गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा पा रहा था। हम ये मानते थे कि जहां देश का प्रधानमंत्री कोई अच्छा निर्णय लेकर के लोगों की मदद करेगा, वहीं प्रदेश की सरकार भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने किसी किस्म की दिक्कत और कठिनाई ना आए, उसके लिए कोई अच्छे निर्णय लेने का काम करेंगे। मुझे याद है जब इस प्रदेश में, देश में लॉकडाउन लगा था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी का मैं भी मेंबर था। उस कमेटी के मेंबर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, और उस कमेटी के अंदर सत्ता में बैठे हुए लोग जो मंत्री के पदों पे थे, वो भी उसके मेंबर बनाए गए थे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब पहली मीटिंग हमारे साथ 4 अप्रैल को करी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब हमें उस मीटिंग के अंदर निमंत्रण दिया गया, तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में कोरोना की महामारी अपने पैर ज्यादा ना बढ़ा पाए, इसे काबू किया जाए। इसके लिए हमने एक राजनीतिक कमेटी बनाई है। इस कमेटी का उद्देश्य केवल एक है कि इस महामारी से लोगों को बचाया जाए, आम लोगों के सामने कोई दिक्कत कठिनाई ना आए, आम लोगों तक, गरीब आदमी तक कैसे राशन पहुंचे, कैसे उस गरीब की मदद हो सके, उसके लिए स्वागत है आपका। उसके लिए हम उम्मीद ये करते थे कि कोई अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जब ये बात कह रहा था, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि प्रदेश के लोगों को इस बीमारी से बचाया जाए, उसके लिए प्रदेश की सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसका समर्थन करेंगे, हम सरकार का सहयोग करेंगे, और सरकार उससे भी कहीं आगे हमारी कोई जिम्मेवारी लगाएगी, हम उस जिम्मेवारी को भी निभाने का काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से या इस राजनीति की वजह से कहीं प्रदेश के लोगों का कोई नुकसान हो। इसके लिए जो निर्णय आप करोगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जहां साथियों, हमने उनको ये आश्वासन दिया, वही मैंने मुख्यमंत्री से एक बात और कही थी। अप्रैल 4 की बात थी। 4 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री हमारे से बातचीत कर रहा था, किसान के गेहूं की फसल पक करके तैयार हो रही थी, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम आपकी सारी बातों से सहमत है, लेकिन हम भी आपसे भरोसा चाहेंगे। आज लॉकडाउन लगा हुआ है, किसान अपने घर से निकल करके खेत तक नहीं जा सकता, कैसे किसान अपनी गेहूं की फसल की कटाई करेगा, कैसे किसान उस गेहूं को निकाल करके मंडी में ले जा करके बेच करके आएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से आपने कौन से इंतजाम किए हैं? मुख्यमंत्री ने हमें विश्वास और भरोसा दिलाया था, कहा था कि आप चिंता ना करें, हम अब की बार किसान को बोनस के रूप में 200 रुपया देने का काम करेंगे। जब 200 रुपये क्विंटल बोनस की बात कही, वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि हम मंडियों का ज्यादा मंडी बना करके, ज्यादा मंडियों का प्रबंध करके किसान के गेहूं को खरीदेंगे, एक एक दाना खरीद करके किसान का पैसा किसान के खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। हमने कहीं सरकार पे भरोसा किया, सरकार ने आपके गेहूं की खरीद करने की बजाय आपको 2 महीने तक लगातार परेशान करने का काम किया था। हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री जहां ये कह रहा था कि किसान के सामने परेशानी नहीं आएगी, उसी मुख्यमंत्री ने, उसी सरकार में बैठे लोगों ने जो 17,000 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसान की गेहूं की खरीद के लिए केंद्र की सरकार की तरफ से मिला था, जिस पैसे का भुगतान किसान को करना चाहिए था, पैसा किसान को देने की बजाय HDFC के बैंक के अंदर जमा कराने का काम किया। उस पैसे को जमा करा करके 2 महीने तक उस बैंक में रखा, और उसका ब्याज जो 800 करोड़ रुपया बना था, जो ब्याज आपको मिलना चाहिए था, आपको ब्याज का पैसा देने के बजाय सत्ता में बैठे लोगों ने बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर के उस 800 करोड़ रुपए को नकारने का काम किया था।
जहाँ किसान 2 महीने तक लगातार पेमेंट के लिए बैंकों का चक्कर काट रहा था, किसान परेशान हो रहा था। उस कोविड की महामारी, उस बीमारी में भी किसान को सुबह से शाम तक लगातार बैंक के सामने खड़ा होना पड़ रहा था। उस किसान को कैसे परेशान किया जाए, इसके लिए जहाँ आपका पैसा ब्याज का खाया, वहीं 2 महीने आपको बैंकों के चक्कर काटने पड़े थे। क्या पूरे हरियाणा प्रदेश के लगातार पिछले 4 महीने से, जब से मैंने विधानसभा से अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया, जब से ये किसान आंदोलन चला, मैं लगातार गांव-गांव में गया, लोगों से जाकर के मैंने पूछा, लोगों के सामने सारी बातें रखी। हर गांव के लोगों ने ये कहा कि हमें इस कोविड की महामारी के दौरान लॉकडाउन में बहुत सारी दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जहाँ किसान को गेहूं में लूटने का काम किया, वहीं इस लॉकडाउन के अंदर जहाँ सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि आम लोगों की मदद की जाए, मदद करने की बजाय शराब का एक बहुत बड़ा माफिया इस प्रदेश के अंदर खड़ा कर दिया गया था। जहाँ इस प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के दौरान कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, छोटी मोटी दुकान कोई खुली नहीं थी, तंबाकू मिल नहीं रही थी, भूखे लोगों के बंद हो गए थे। जहाँ कहीं कोई बड़ा बुजुर्ग गांव के अंदर अपनी उम्र पूरी करके अगर परमात्मा को प्यारा हो गया, तो रिश्तेदार ने भी उसके घर तक आने की बजाय टेलीफोन के ऊपर सहानुभूति प्रकट करने का काम किया था। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उन हालात के अंदर अगर कोई व्यक्ति सड़क पे निकलता था तो पुलिस वाले लोग जो है कहीं उसको शर्मिंदा करने का काम करते थे। ना कोई रेल चल रही थी, ना कोई बस चल रही थी, ना कोई स्कूल कॉलेज खुले थे, ना कोई कारखाना चल रहा था। शराब के ठेके बंद थे, शराब के गोदामों पे सील लगी हुई थी, शराब के कारखानों पे ताले जड़े हुए थे। बावजूद उसके हरियाणा प्रदेश के अंदर शराब का माफिया खड़ा करके सरकारी गोदामों में पड़ी हुई शराब की चोरी करवा करके 1,20,00,000 शराब की बोतल हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में, हरियाणा प्रदेश के कस्बे और शहरों में घरों में सप्लाई करने का काम सरकार में बैठे लोगों ने किया था। जहाँ साथियों कोई चीज आपको मिल रही नहीं थी, उस वक्त में उन हालात में भी इस प्रदेश के अंदर शराब की कोई कमी नहीं थी। इस गांव में भी कोई कमी नहीं होगी, उस वक्त मिलती थी कि नहीं मिलती थी? कितने की मिला करती? 100 रुपए वाली बोतल जो है इन तंबाकू ने 500, 600 रुपए में बेच करके भी आपकी जेब के ऊपर डाके डालने का काम किया। उसके बाद इस प्रदेश के अंदर रजिस्ट्री का घोटाला किया गया। रजिस्ट्री के बाद कोविड के नाम पे, कोरोना के नाम के ऊपर सरकार ने जो दवाइयां खरीदी थी, उन दवाइयों की खरीद के अंदर भी 450 करोड़ रुपए का चूना लगाने का काम किया था। जहाँ देश का प्रधानमंत्री माताओं बहनों को कहता था, आश्वासन देता था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं घर घर में गैस का मुफ्त सिलेंडर भेजने का काम करूंगा। जहाँ घर घर के अंदर मुफ्त में सिलेंडर भेजे, वही सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करके महंगाई को बढ़ाने का काम किया। जो सिलेंडर 400 रुपए में भरा जाता था, आज उस सिलेंडर की कीमत 800-850 रुपए होगी। जहाँ साथियों किसान को मारने के लिए, कमजोर करने के लिए सत्ता में बैठे लोगों ने कृषि के 3 काले कानून बना करके किसान को आंदोलन करने पे मजबूर कर दिया। कल के अखबारों में खबर छपी थी, रेडियो टेलीविजन पे बताया जा रहा था कि किस तरह से किसान को और कमजोर करने के लिए केंद्र की सरकार ने एक नया निर्णय लेने का काम किया है। डीएपी खाद जो 1200 रुपए का बैग हमें मिला करता था, उसकी कीमत बढ़ा करके 1900 रुपए कर दी गई है। 700 रुपए पर बैग के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से अगर उसको देखा जाए तो फिर 1400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खाद का रेट बढ़ाने का काम किया। एनपीके खाद जो 60% पहले से महंगी कर दी गई। सत्ता में बैठे लोग इस तरह के रोज निर्णय लेकर के किसान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जहाँ इन काले कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का किसान लगातार लामबंद होकर के लड़ाई लड़ रहा है, वहीं हमारा भी ये फर्ज बनता है कि वो आंदोलन और ज्यादा अच्छा चले, उस आंदोलन में किसी किस्म की कोई दिक्कत न आए। वहाँ बैठा हुआ किसान ये महसूस ना करे कि आज हरियाणा का किसान गांव में बैठ करके उनकी मदद नहीं कर रहा। इसके लिए जहाँ हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, जहाँ इस आंदोलन को ताकत देनी चाहिए। मैं बधाई देता हूँ दिमतान गांव के किसान भाइयों को कि आपने जिस ढंग से अपने भाईचारे को इकट्ठा करके अपने
अपने गांव से 40 लाख रुपए इकट्ठे करके इस आंदोलन के अंदर लोगों की मदद करने का काम किया। उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से इस आंदोलन को चलाने के लिए आज भी आपने 20 लाख रुपया रखा हुआ है, इस आंदोलन में किसी किस्म की कमी ना आए, इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत किया जाए, उसके लिए भी आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। बधाई देता हूँ आपको इस बात की, इस आंदोलन को जहाँ आप ताकत दे रहे हो, जहाँ इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हो, वहीं आपसे गुजारिश करूंगा, हम 12 तारीख को डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के ऊपर बढ़े हुए जो खाद के दाम हैं, आज जो किसान को जो परेशानी अपनी गेहूं बेचने में आ रही है, आज किसान के इन 3 कृषि के काले कानून जो केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप के बैठी है, हमने उसके खिलाफ 12 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर किसान साथियों को साथ लेकर के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक प्रदर्शन के रूप में जाकर के हम एक मेमोरेंडम देकर के आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आज निमतान गांव में जितने लोग आप इकट्ठा हुए हैं, इससे भी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन देने का काम करोगे। जहाँ साथियों आज जिस किस्म के हालात इस प्रदेश देश में पड़े हुए हैं, आज अगर आप चाहते हो कि किसान की जमीन बचे, आप चाहते हो कि कृषि के तीनों काले कानून खत्म हो, जहाँ आप चाहते हो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो माफियों की सरकार है, जो एक लुटेरों की सरकार है, इस सरकार चलता हो, तो इसके लिए आपको अपने भाईचारे को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। सरकार की मंशा है, सरकार आपके इस भाईचारे को तोड़ना चाहती है। मैं तो मोदी जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। मोदी अगर ये 3 काले कानून ना बनाता तो कहीं ना कहीं हमारे भाईचारे के बीच में आज भी कोई ना कोई कठिनाई जरूर रहती। आज मोदी ने ये 3 काले कानून बनाए, उसके बाद कोई गांव ऐसा नहीं है इस गांव के अंदर भाईचारे में कोई कमी रहेगी हो। आपसी भाईचारा बहुत मजबूत हुआ है। छोटी मोटी जो कोई हमारी आपस की खींचातान थी, चाहे वो पंचायत के चुनाव को लेकर के थी, चाहे वो कोई पानी को लेकर के थी, चाहे कोई जमीन की दौड़ को लेकर के थी, चाहे कोई बच्चों के आपसी विवाद की वजह से थी, इस मोदी ने काले कानून बना करके उन सब बातों को भुलाने का काम किया, लोगों के भाईचारे को मजबूत करने का काम किया। आज भाईचारा पूर्ण रूप से मजबूत है। आज तो हमारी माताएं और बहनें भी जो कोई आपस में छोटे मोटे विवाद में हुआ करती थी, वो भी इकट्ठी होकर के इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाने का काम कर रही है। अगर आप चाहते हो कि कानून वापस हो, तो फिर साथियों ये आंदोलन लंबा चलेगा, ये आंदोलन जल्द खत्म नहीं होगा। केंद्र की सरकार जल्दी से आपकी बात को मानने के तैयार नहीं होगी। इसके लिए जिस तरह से देश की आजादी की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी, जिस तरह से इस देश को आजाद कराने में आपने बड़ी भूमिका निभाई थी, याद होगा बहुत से बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को देखने का काम किया है। हमने किताबों में पढ़ा है, हमने साथियों फिल्मों में भी देखा है कि किस तरह से देश की जंग आजादी के लिए लोगों ने लामबंद होकर के मजबूती के साथ अलग अलग आंदोलन करके देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उस वक्त भी देश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो खेत में काम करने वाले व्यक्ति की थी। हमारी आबादी 80% थी जो गांव में रहते थे, जो खेत में काम करते थे। उस देश की आजादी में भी सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो गांव के व्यक्तियों का था। सबसे ज्यादा अगर देश की आजादी में बलिदान देने का काम किसी ने किया तो गांव के लोगों ने किया था। देश को आजाद कराने के बाद इस देश की सीमाओं की रक्षा अगर किसी ने करी है, इस देश की अंदर किसी दूसरे मुल्क की घुसपैठ ना उसको रोकने का काम अगर किसी ने किया है, उसके लिए शहादत अगर किसी ने दी है, तो केवल और केवल गांव में रहने वाले लोगों के बच्चे जो आज फौज में भर्ती होकर के देश की सीमाओं के ऊपर पहरेदारी करने का काम करता है, आज उनकी वजह से ये देश में आजादी है। आज उनकी वजह से हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित है। जहाँ हमने देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, जहाँ देश को सुरक्षित रखने के लिए हमने अपने बच्चों को फौज में भेजने का काम किया, वही ये 3 कृषि के काले कानून खत्म हो। इन काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए हमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें अपने भाईचारे को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। प्रदेश की सरकार लगातार इस बात की योजना बना रही है। आपने कल परसों के अखबार देखे होंगे, आपने टेलीविजन के ऊपर ये खबरें देखी होगी कि सरकार में बैठे लोग कहीं हमें आपस में लड़ाने के लिए
इस किस्म के कार्यक्रम बना रही है कि लोगों के बीच में विवाद खड़ा हो जाए, लोग आपस में लड़ना शुरू कर दे। इन लोगों ने हमारे बीच के अंदर 35 और 36 जात का नारा दे करके जब जाट आरक्षण के आंदोलन को लेकर के आप लड़ाई लड़ रहे थे, कहीं हमारे बीच के अंदर खाई पैदा करने की कोशिश करी थी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों को लड़ा करके, लोगों को आपस में बांट करके आंदोलन खत्म करने के प्रयास किए थे। कहीं हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके कहीं सत्ता हासिल करने का काम किया, कहीं मराठे को और हिंदू को लड़ा करके महाराष्ट्र में सत्तासीन होने का काम किया, कहीं गुजरात जैसी स्टेट में पटेल और नॉन पटेल की बात कह करके लोगों के बीच में खाई पैदा करने का काम किया था। कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खराब करने के लिए 35 और 36 जात के नारे लगा करके हमें आपस में बांटने का प्रयास किया था। वही ये सरकार ये आंदोलन खत्म कैसे हो, कैसे आंदोलन कमजोर हो, इसके लिए लगातार योजनाएं बना रही है। आप याद करो, जब पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, जब दिल्ली के बॉर्डर पे आकर के जमा हुए थे, तो ये कहा गया था केंद्र की सरकार की तरफ से ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये तो उग्रवादियों का आंदोलन है। जब हरियाणा प्रदेश के किसान ने उसके साथ मजबूती से खड़े होकर के उस आंदोलन को ताकत देने का काम किया, तो ये कह दिया गया था कि मुट्ठी भर किसान इकट्ठा होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ में मुट्ठी भर कहा गया था, वो संख्या जब लाखों में तब्दील हुई, जब लोगों ने लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के उस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया, तो ये भी आरोप लगाया गया कि आंदोलन चाइना का करवाया हुआ है, चाइना के लोग पैसा दे करके इस देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन साथियों, जितनी साजिश उन्होंने रची थी, अपनी साजिश में कामयाब नहीं हुए। जब जब उन्होंने साजिश रचने का काम किया, आंदोलन और ज्यादा मजबूत होता चला गया। आपको याद होगा 26 जनवरी के दिन जब लाखों किसान अपने ट्रैक्टर के ऊपर बैठ करके दिल्ली के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, जब दिल्ली के अंदर दुनिया को मैसेज दे रहे थे कि किसान किस तरह से स्वाभिमानी है, किस तरह से किसान शांति प्रिय तरीके से अपना तिरंगा लेकर के अपने 3 कृषि के काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए आज दिल्ली में बैठी सरकार को समझाने के लिए जा रहा है। जब आप तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे थे, लाखों किसान जब दिल्ली में गए हुए थे, कहीं ये कह करके कि तिरंगे का अपमान किया गया है, ये कह करके कि सिखों ने इस देश के तिरंगे को अपमानित करने का काम किया, इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची थी। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि 26 तारीख को बहुत से लोग इस बात को लेकर के मायूस हो गए थे, लेकिन 27 तारीख को जब असलियत का पता लगा कि आरएसएस के लोगों ने इस तरह से तिरंगे का अपमान करने का काम किया, इस आंदोलन में लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई थी। मैं चाहता हूँ कि साथियों, ये आंदोलन और मजबूत हो, इस आंदोलन को आप जीत कर के आए। इसके लिए आपको शांति और धैर्य के साथ इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ का एक एक व्यक्ति जो है, इस दिनतान 24 दफे का एक एक आदमी इस आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभा करके इस देश के किसान को इन तीनों कृषि के काले कानूनों से मुक्त कराने का काम करेगा। जहाँ ये कानून खत्म होंगे, वही किसान दोबारा से फिर सम्मानित होकर के अपने घर वापस लौटने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना भूल गया था, एक बात जरूर आपसे याद करना चाहूंगा। कुछ ऐसे लोग भी हमारे बीच में थे जो चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, जो चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर कहीं आपको बरगलाने का काम कर रहे थे। जब वो लोग आपके बीच में चल करके गाँव में वोट मांगने आते थे, तो आपके सामने गाने बजा करते थे कि चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप हमारे बीच में आ रहा है। कहीं आप चौधरी देवीलाल के उस दूसरे रूप को देख करके अपने आप को भावुक होकर के उनकी मदद में लगे हुए थे। जहाँ आप उनकी मदद कर रहे थे, वही वो बेईमान लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों को ले जाकर के बीजेपी की गिरवी रखने का काम कर रहे थे। वो उस वक्त में भी बिके हुए थे। आज भी उन लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अपनी जो नीतियां थी चौधरी देवीलाल की, उनको कमजोर करने का काम किया। जहां आप उनको सम्मान दिया करते थे, आज आपने पगड़ी मुझे भी पहनाई है, आपने पगड़ी चौधरी देवीलाल को भी पहनाई थी, आपने पगड़ी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी पहनाई थी। जब चौधरी देवीलाल को आपने पगड़ी पहनाई थी, चौधरी देवीलाल ने आपकी उस पगड़ी का सम्मान करते हुए उस पगड़ी को
प्रधानमंत्री के पद के ऊपर ले जाकर के रखने का काम किया था। जहाँ उस पगड़ी का सम्मान चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने का किया, वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जो आपने पगड़ी पहनाई थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद करा दी थी, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपके पगड़ी को किसी के कदमों में रखने की बजाय 10 साल की कैद काटना मंजूर कर लिया था। जहाँ चौधरी देवीलाल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 10 साल की कैद काट ली, आपने एक पगड़ी यहाँ दुष्यंत के सर के ऊपर भी रखी थी। कहीं आप ये उम्मीद करते थे कि ये चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएगा, ये चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करेगा, लेकिन साथियों जो पगड़ी आपने दुष्यंत के सर पे रखी थी, उस दुष्यंत ने उस पगड़ी का सम्मान बढ़ाने की बजाय कहीं अपना दाव लगाने के लिए उस पगड़ी को ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कदमों में रखने का काम किया, उस पगड़ी का अपमान करने का काम किया। ऐसे लोग जिन्होंने आपकी पगड़ी को अपमानित किया, आपके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, समय आने पे ऐसे लोगों को सबक सिखाना। एक पगड़ी आज आपने मेरे सर पे भी रखी है। आपको विश्वास और भरोसा देकर के जाता हूँ कि आपकी इस पगड़ी के सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा, आपकी इस पगड़ी का सम्मान बढ़ाऊंगा। वहीं उसके साथ साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा, जब तक कृषि के तीनों काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे, मैं अपनी जिम्मेवारी से भागूंगा नहीं, बल्कि इस आंदोलन के लिए अगर अगली पंक्ति में खड़े होकर के और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटूंगा, आपकी पगड़ी का सम्मान करूंगा। यही बात आपसे कहने और करने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।